नमस्कार बंधुओं। आज मैं सोशियोपैथ और साइकोपैथ के बारे में आपसे कुछ डिस्कस करना चाहूँगा। इन दोनों तरह के पर्सनैलिटीज़ पे मैं पहले बात कर चुका हूँ, लेकिन काफ़ी श्रोताओं ने मुझे इसे हिंदी में बताने का रिक्वेस्ट किया, प्रार्थना की, इसलिए मैं इसे आज हिंदी में बताना चाहूँगा। सबसे पहली बात तो ये है कि DSM-5 में साइकोपैथ और सोशियोपैथ दोनों को एज ए मेडिकल डायग्नोसिस या साइकेट्रिक डायग्नोसिस करने से मना किया गया है। इनको उन्होंने DSM-5 में एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के नाम से एक ही कैटेगरी में क्लस्टर बी में रखा गया है। जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स के क्लस्टर्स बनाए गए हैं, उसमें उन्होंने इन दोनों को एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के नाम से डायग्नोसिस करने के आदेश दिए हैं। सोशियोपैथ्स को पहले अक्सर लोग कोल्ड ब्लडेड व्यक्ति कहा जाता था और सोशियोपैथ्स को हाई हेडेड व्यक्ति के रूप में जाना जाता था। लेकिन अब इस तरह की एक साइकेट्रिक डायग्नोसिस नहीं की जाएगी और इन दोनों कैटेगरीज को क्लस्टर बी की एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर ASPD के रूप में जाना जाएगा। क्लस्टर बी में 4 पर्सनैलिटीज हैं: एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर या BPD, हिस्ट्रोनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर या HPD एंड नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर और NPD। तो ये 4 तरह की डायग्नोसिस, मेडिकल डायग्नोसिस या फिर साइकेट्रिक डायग्नोसिस की जाती है DSM-5 के अनुसार। इसके जो कार्डिनल साइंस या कार्डिनल सिम्टम्स या कार्डिनल प्रेजेंटेशन में 4 प्रमुख चिन्ह हैं। नंबर 1, सहानुभूति और पछतावे की कमी। व्यक्ति का, समाज का सारा स्वभाव हमारे एम्पैथी, कैपेसिटी ऑफ एम्पैथी या एम्पैथी का गुण जो हमें है, दूसरों के प्रति सहानुभूति का जो गुण है, उस पर निर्भर करती है। दूसरा फैक्टर जो हमारे व्यवहार को, सामाजिक व्यवहार को खास करके रेगुलेट करता है, वो है रिमोर्स, पछतावा। हम पहले किसी चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ, मेरे से गलती हुई, और फिर उसके लिए पश्चाताप करते हैं कि इस गलती को मैं कैसे सुधारूं, और अगर किसी को नुकसान हुआ है तो मैं उसको कैसे कंपनसेट करूं, कैसे उस बात को, उस व्यक्ति को कंपनसेट किया जाए उस गलत व्यवहार से हुई हानि को।
ये हमारी बहुत ही दो नेचुरल टेंडेंसी है और हमारे समाज का, सामाजिक वैल्यूज़ का, सामाजिक मानदंडों का एक बहुत बड़ा आधार है। इन दोनों की इस पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में कमी होती है। दूसरा उनका है कि वो सही और गलत एक्शन का जो फर्क होता है, जो एक व्यक्ति को प्राकृतिक रूप से समाज के वैल्यूज के आधार पर और उसके धार्मिक और सामाजिक विश्वासों पर निर्भर करता है, वो गलत और सही का निर्णय लेता है कि मेरा यह व्यवहार समाज के लिए सही है और मेरा यह व्यवहार समाज के लिए गलत है। उसमें इस निर्णय की बहुत कमी होती है और वो सिर्फ अपना स्वार्थ, अपना आनंद या सिर्फ अपनी रेफरेंस के आधार पर सही और गलत का निर्णय करता है, यानी कि जिसमें उसको आनंद आ रहा है, जिसको वो सही समझता है, जो उसको बेनिफिट दे रहा है, जिसमें उसका लाभ है, वो एक्शन सही है, बाकी सब उसके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। इस तरह वो समाज के मापदंडों का, मानदंडों का आदर नहीं करता, सम्मान नहीं करता, बल्कि वो हमेशा उनसे संघर्ष में रहता है। वो उनको तोड़ता रहता है। और चौथा है, यह व्यक्ति बहुत चालाक, बहुत मैनिपुलेटिव होता है। वो इतना मैनिपुलेटिव होता है कि हर परिस्थिति में वो दूसरों को चोट पहुंचाने की कोई चिंता नहीं करता। वो सिर्फ सारी व्यवस्था को इस तरह से डील करता है, अपने चारों तरफ व्यक्तियों को इस तरह से डील करता है कि बस उसका फायदा हो। मैनिपुलेटिव व्यक्ति का अर्थ होता है वो व्यक्ति जो समाज में इस तरह से चलता है कि हर बात में वो अपना फायदा देखता है, दूसरों की हानि की परवाह नहीं करता, दूसरों को नुकसान की उसको कोई परवाह नहीं होती। तो ये एक साइकोपैथ या सोशियोपैथ का, दोनों का एक जैसा व्यवहार देखा गया है। इसके अलावा दूसरे लक्षण, ये तो मुख्य लक्षण थे, जो दूसरे लक्षण है एक साइकोपैथ के, वो हैं जैसा कि हमने कहा कि व्यवहार में वो सामाजिक मापदंडों का कोई ध्यान नहीं करता, बल्कि उनके विपरीत एक्ट करेंगे, लेकिन इसमें वो सारा कुछ इस तरह से एक्ट करेंगे कि उनका फायदा हो। वो इनकी परवाह नहीं करता, उसको दूसरों के नुकसान से, हानि से, मानसिकता से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो दूसरों का अपमान करने में, उनकी अवहेलना करने में, उनका उल्लंघन करने में, उनको धोखा देने में, हर तरह से उसको इन बातों की कोई समझ नहीं होती। वो उन सब में सिर्फ अपना फायदा और आनंद, अपना प्लेजर और बेनिफिट, दो चीज़ों से उसकी जो व्यवहार है वो डिसाइड होता है। न वो गलत सही के आधार पे करता है, न ही दूसरों को नफ़ा नुकसान का ध्यान करते हुए करता है। वो सिर्फ अपने आनंद और अपने बेनिफिट के लिए सोचता है। झूठ बोलने की उनकी बहुत जबरदस्त प्रकृति होती है। आदतन ही वो झूठ बोलते हैं, वो सच बोल सकते ही नहीं।
वो घर से आ रहे हैं, आप पूछेंगे कहाँ से आ रहे हैं, वो बताएंगे मैं इंडिया गेट से आ रहा हूँ। तो झूठ बोलने में उनको कोई कष्ट तकलीफ नहीं होती, रादर झूठ बोलना उनका एक धंधा है। वो साधारण सी बात को भी झुठला देंगे, और यह प्रवृत्ति उनकी जीवन भर चलती है। हेर फेर करना हर स्तर पर, इमोशन स्तर पे भी वो हमेशा उसमें एंगेज रहते हैं, लेकिन अपने बेनिफिट को कभी नहीं छोड़ते। हेर फेर से वो ऐसी हेर फेर करेंगे कि उनका अपना नुकसान नहीं हो, अपना तो फायदा हो। चाहे दूसरे को चोट भी लगे, नुकसान भी हो, उसको इसकी कोई परवाह नहीं रहती। और वो अपने आप को हमेशा कानून से ऊपर समझते हैं। कानून उनकी समझ में आता ही नहीं। कानून उनका सिर्फ इतना ही समझ में आता है कि कानून का भी वो उपयोग कर सकते हैं दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए, पर उनके स्वयं के बिहेवियर के लिए कानून का कोई अस्तित्व नहीं है। पर दूसरे को नुकसान करने के लिए वो कानून का सहारा बहुत जल्दी ले लेते हैं। इसलिए अक्सर ये व्यक्ति कानून से संघर्ष में भी आ जाते हैं और कई तरह की समस्याएं भी दूसरों के लिए भी और अपने लिए भी खड़ी कर सकते हैं। अब जिम्मेदारी के लिए, किसी भी काम की जिम्मेदारी जो है अच्छे ढंग से नहीं करते, उनको अगर आपने कोई जिम्मेदारी दी है तो वो उसको उतना ही करेंगे जिसमें उसका कुछ भी नुकसान नहीं हो या उसका अपना थोड़ा बहुत फायदा हो जाए। अन्यथा वो उस जिम्मेदारी के लिए ज़्यादा कोई संदर्भ या अपना इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे। बार बार उनको क्रोध आना या अपना अहंकार व्यक्त करना या अपने ऐसी बातें बताना कि जैसे वो बहुत एक्सपर्ट हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह उनके व्यवहार में खूब रहता है। वो कभी किसी से कोई डीप भावनात्मक इमोशनल रिलेशनशिप नहीं रख सकते। रादर उनको संबंधों की कोई कद्र ही नहीं होती। सारे संबंध उसके अपने बेनिफिट के लिए हैं, उससे ज़्यादा उनकी कोई प्रायोरिटी किसी भी संबंध के लिए नहीं होती। इवन अपने बच्चों से, पत्नी से उनके संबंध इसी दृष्टि से होंगे, लेकिन वो एक बहुत अच्छे ड्रामाटिस्ट होते हैं और ऐसा हो सकता है कि वो उनको आभास न होने दें, लेकिन अंततः उनके मन में किसी के लिए कोई रिस्पेक्ट विशेष रूप से नहीं होती। उनका जितना भी आकर्षण दूसरों के लिए और दूसरों का उनके लिए है वो बहुत ही सुपरफिशियली होता है, बहुत सुपरफिशियल। उसमें कोई डेप्थ नहीं होती। यानी कि आपने उनसे अगर रिलेशनशिप रखी है तो उस रिलेशनशिप में उनमें कोई डेप्थ नहीं हो गई। यानी कि आप सोचें कि मैं उनसे व्यवहार रख रहा हूँ और कभी मेरे काम आएंगे, मुझे मदद करेंगे, सहायता करेंगे, तो आप सबसे बड़े बेवकूफ़ हैं। वो बिल्कुल अपने सेल्फ सेंटर्ड और स्वयं के तक ही सीमित रहते हैं। हाँ, व्यवहार दिखाने में बहुत अच्छा करेंगे, उनसे ज़्यादा कोई एक्सपर्ट नहीं हो सकता। बहुत अच्छा व्यवहार दिखाएंगे आपको, फिर सब नकली होगा। कभी कभी उनको गुस्सा या किसी पे एकदम से नाराज हो जाना, ये सब करते हैं। और यह कंडीशन जो है यह मेल में ज़्यादा होती है फीमेल से, और काफ़ी लंबे समय तक उसकी लाइफ में एग्जिस्ट करती है।
कुछ लोग कहते हैं कि शायद उम्र के साथ इसकी इंटेंस ख़त्म नहीं होती कभी भी, कि उम्र के साथ इसकी इंटेंसिटी कम हो सकती है, जैसे शक्ति कम हो जाती है उसकी मानसिक और शारीरिक शक्ति, जैसे वो कमज़ोर होना शुरू होता है तो फिर शायद ये थोड़ी कम हो जाती है, ऐसा कुछ लोगों का अंदाजा है। ये लोग अक्सर कानून से कन्फ्लिक्ट कर जाते हैं और इसलिए कोई अच्छा उनको अगर सामने से दूसरा व्यक्ति मिल जाता है, उससे ज़्यादा ताकतवर, ज़्यादा इंटेलिजेंट या पैसे वाला या ज़्यादा मैनिपुलेटिव, तो वो उनसे उलझ जाते हैं। इसलिए इनकी ओवरऑल जो मोर्टेलिटी है सामाजिक दृष्टि से, यह मोर्टेलिटी, मृत्यु तो खैर है ही, क्योंकि अक्सर ये लोग कहीं ना कहीं कभी कानून के साथ में अपना संघर्ष में आ जाते हैं या किसी ऐसे व्यक्ति के संघर्ष में आ जाते हैं जो इनसे बड़ा साइकोपैथ हो, तो उन सब बातों से उनका काफ़ी नुकसान हो जाता है। इसलिए इनमें मोर्टेलिटी रेट अगर सबको दिखाई जाए तो ज़्यादा हाई होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो आप उनको पहचान सकते हैं। ये सारे अपने जो ये सब जो उनके अवगुण हैं वो इंटरनल हैं, मन में है, मानसिकता में है, ये बाह्य रूप से प्रकट नहीं होते। बाहर से ये लोग बहुत ही अट्रैक्टिव होते हैं, इमोशन नहीं करने के होने के कारण उनकी बातें बड़ी आकर्षक होती हैं, बड़ी नपी-तुली बात करते हैं, और इमोशंस न होने के कारण उनका व्यवहार जो है बहुत ही स्टैटिक टाइप का होता है, बहुत ही असंबंधित, उनका जो व्यवहार एकदम किसी को केयर के, किसी के दूसरों के इमोशंस का या नुकसान का वो ध्यान नहीं रखते हुए अपने ही विश्वासों को बड़े स्पष्ट रूप से दूसरे लोगों पर थोपने का उनका प्रयास रहता है। और इन सब से उनका व्यक्तित्व वास्तव में आकर्षक बन जाता है, बिकॉज आम आदमी की टेंडेंसी यही रहती है कि मेरे आधार पे कोई निर्णय ले ले। फिर अपने अहंकार को मजबूत रखने के लिए वो लोग अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छे ड्रेसअप होते हैं, क्लीनलीनेस की बहुत उनको आदत होती है, साफ़ सफाई का बहुत ध्यान रखते हैं, बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं, और बातचीत करने में भी इमोशनल आउटलुक न होने के कारण उनका व्यवहार बहुत ही प्रैक्टिकल होता है, बहुत प्रैक्टिकल। वहीं तक अच्छा होता है जहाँ तक उनको एडवांटेज है, और जहाँ उनको फ़ायदा नहीं है, उनके सेल्फ को किसी तरह से भी फ़ायदा नहीं मिल रहा है, वहाँ पे तुरंत उस संबंधों को ख़त्म करने में, उनसे दूर जाने में या उनको इनकार करने में उनको किसी तरह की कोई तकलीफ़ नहीं होती। आम आदमी के लिए संभव नहीं होता ये, क्योंकि उनके इमोशंस, उनकी भावनाएं, उनके भावनात्मक संबंध बहुत गहरे होते हैं, डीप होते हैं। तो यहाँ तो कोई डेप्थ रहती नहीं, तो इससे किसी से दोस्ती करने में भी उनको ज़्यादा दिक्कत नहीं है, और किसी को दोस्ती की लिस्ट से हटाने में भी कोई ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होती उनको, कोई उनको फ़र्क नहीं पड़ता इस बात से। इसलिए उनके संबंध, उनके साथ जो संबंध हैं वो बहुत ही सुपरफिशियल, वही सतही टाइप के संबंध रहते हैं, लेकिन दिखाने को वो अपने इन संबंधों को बहुत ही अच्छे ढंग से प्रेजेंट कर पाते हैं नॉर्मल लाइफ में, और इसलिए अक्सर उनको लोग बहुत ही एक व्यवहारिक व्यक्ति समझते हैं कि साहब ये बहुत व्यवहारिक है, ये बात अपनी बड़ी व्यवहारिक बात करते हैं। तो इस तरह का उनका व्यवहार रहता है। इसलिए अब आप इसका आउटकम देखिए, ये नहीं है कि ये लोग हमेशा कोई चाकू ले घूमते रहते हैं और जो मिलेगा उसको मार देंगे, या जो भी आया उसको नुकसान पहुंचा दिया, ऐसा नहीं होता। रादर इमोशंस इनमें न होने के कारण
इनकी प्लानिंग इतनी परफेक्ट होती है कि उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट इतने आराम से करते हैं वो, क्योंकि इमोशन तो है नहीं, तो घबराने की यार वो सब तो कोई आवश्यकता नहीं है उनको। वो एक मैकेनिकल वे में, रोबोटिक वे में जो भी उन्होंने निश्चय किया है या जो भी उनके अंतर्भावना है उसको एग्जीक्यूट करेंगे। इसलिए उनका किया हुआ क्राइम बहुत परफेक्ट होता है और उसको डिटेक्ट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अक्सर कोई भी क्रिमिनल इस तरह का काम करते वक्त या मर्डर करते वक्त वो गलतियां कर जाता है, अपने कुछ साक्ष्य वहीं पे छोड़ जाता है घबराहट में। पर यहाँ तो कोई घबराहट है नहीं, यहाँ तो कोई भय मन में है नहीं। जो उसने डिसाइड किया है वो करेंगे, क्योंकि इमोशनली बिल्कुल स्टेबल है। तो ऐसा व्यक्ति अगर उसके खाट के नीचे भी, उसके पलंग के नीचे भी कोई लाश पड़ी है तो डिस्टर्ब नहीं है, आप उस कमरे में नहीं घुस पाएंगे, लेकिन उसको कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। वो आराम से जाएगा, आराम से जो उसका जैसे उसको डिस्पोज ऑफ करना है वो करेगा। तो इमोशनल डेफिशिएंसी के कारण ये सब होता है। और वो इसलिए आपसे दोस्त बन जाएंगे, बड़े प्रैक्टिकल फ्रेंड आपके होंगे, आपको एडवाइस भी बड़ी प्रैक्टिकल देंगे। वो खुद बहुत प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल यानी होने का मतलब ये कि हर चीज़ अपने स्वार्थ के लिए करो, अपने फ़ायदे के लिए करो। आज के समाज में प्रैक्टिकल या व्यवहारी होने का अर्थ है कि आप हर बात अपने फ़ायदे के लिए करो, दूसरे का फ़ायदा नहीं सोचो। वैसे तो आज हर आदमी में कुछ न कुछ साइकोपैथिक एटीट्यूड डाल दिए गए हैं। एक बहुत कॉमन सेंटेंस होता है, आई डैम केयर, यानी मुझे ये परवाह नहीं है कि दुनिया क्या मेरे बारे में सोचती है। तो ये व्यक्ति ऐसे हैं कि जो ये भावनाएं लेके पैदा होते हैं, आई डैम केयर फॉर एनीबॉडी, तो उनको समाज की है, बाकी सबकी किसी की कोई परवाह नहीं है। ये साइकोपैथिक एटीट्यूड है जो हम कहते हैं आई डैम केयर फ्रॉम अदर्स। नो, इंसान पैदा दूसरों की कद्र करने के लिए हुआ है, दूसरों के बारे में सोचने के लिए पैदा हुआ है, और वही है मानव समाज की सबसे बड़ी ताकत है, शक्ति है। इसीलिए वो अकेला नहीं रह सकता, उसको परिवार चाहिए, उसको समाज चाहिए। वो गांव, शहर, टाउन में जाकर के रहता है लोगों के साथ, और हमारी हर एक्टिविटी दूसरों के लाभ के लिए होती है। भी आप डॉक्टर बनेंगे, किसके लिए बनेंगे? लोगों की सेवा करेंगे। लॉयर बनेंगे, किसके लिए बनोगे? आप दूसरों को बचाओगे, गलत आदमी को जेल होने से बचाओगे। तो हर हमारे जितनी भी जो आदतें हैं, समाज की परिस्थितियां हैं, वो सब मिलजुल करके एक दूसरे का फ़ायदा करने के लिए हैं। लेकिन यहाँ एक व्यक्ति है जिसको किसी की परवाह नहीं है, इसलिए उसके मन में द्वंद्व नहीं है, इसलिए वो व्यक्ति जो काम करेगा बड़ा प्लानिंग से करेगा, क्योंकि इमोशंस उसके रास्ते में नहीं आने वाले हैं। और मैं उन लोगों से बड़ी शिकायत करता हूँ जो लोग कहते हैं डोंट बी इमोशनल या आई डैम केयर फॉर अदर्स। यह समाज में रहने का तरीका नहीं है, यह सामाजिक व्यवहार के अगेंस्ट में है। और ये लोग तो बने ही ऐसे होते हैं कि दे डैम केयर फॉर एनीबॉडी, दे डैम केयर फॉर एनीबॉडी। तो इसलिए किसी तरह का उनके मन में द्वंद्व नहीं है। जो द्वंद्व नहीं है तो देयर इज इमोशनल क्राइसिस। जब वो इमोशनल क्राइसिस होगी तो स्टेबल है व्यक्ति, वो एक मैकेनिकल वे में, एक रोबोटिक वे में सारा व्यवहार करता जा रहा है। जब उसको गुस्सा आया, जब उसकी समझ में उसने मार दिया। तो इसलिए ये लोग सीरियल किलर बनने का पोटेंशियल रखते हैं। हर साइकोपैथ नहीं, इनकी इंसिडेंस बहुत ज़्यादा समाज में है ना। कुछ लोग कहते हैं 4%, मतलब 2 से लेकर 6% तक डेटा लोग बताते हैं। तो इतनी बड़ी परसेंटेज होने के बाद में हम तो समाज में सब जरा कतले होते रहना चाहिए थे, पर नहीं, हर व्यक्ति उसमें नहीं होता जो इस राह पे चल बढ़ता है और इसमें एक बार इन्वॉल्व हो जाता है तो वो सीरियल किलर बन सकता है। यानी कि इनमें सीरियल किलर बनने का कैपेसिटी है, पोटेंशियल है, इमोशंस न होने के कारण। और बिल्कुल इसलिए इनको कहा गया कोल्ड ब्लडेड। तो साइकोपैथ को हमेशा नाम दिया गया
कोल्ड ब्लडेड, और कोल्ड ब्लडेड होने के कारण वो कभी पकड़े नहीं जाते थे। जब पकड़े जाते हैं तो अपनी गलती से नहीं, बाई चांस पकड़े जाते हैं। तो ये उनकी एक बहुत बड़ी, वो उनको एडवांटेज में जाता है उनके इमोशंस न होना। तो कोई अगर आप व्यक्ति ऐसा आपको मिले, बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन है, सब कुछ परफेक्ट है, सब है, साफ सफाई, एवरीथिंग दिस एंड दैट, उसका वो बना है, वो अपने व्यक्तित्व को जितना भी आकर्षक बना सकते उतना बनाएंगे। तो आप जितने भी साइको किलर्स हुए हैं या सीरियल किलर हुए हैं, उनकी अगर आप पर्सनल व्यक्तिगत साइकोलॉजिकल स्टेटस को देखोगे तो आप पाओगे कि उनमें से सब जो दिए गए सिम्टम्स हैं वो प्रेजेंट थे, या उनको हम ढूंढने की कोशिश भी करते हैं कि इसके, और उसी के लिए साइकोलॉजिकल पोस्टमार्टम या साइकोलॉजिकल एग्जामिनेशन या साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी ये सब की जाती है, या क्लिनिकल एग्जामिनेशन का जब तक लिविंग है वो सब किया जाता है, जिससे कि उसकी पर्सनैलिटी का, व्यक्तित्व का आंकलन किया जा सके, और उस आंकलन से उसकी संभावनाएं और उसके कारणों का अंदाज़ा लगाया जा सके। धन्यवाद। फिर बात करेंगे किसी और विषय पर।